ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमने डिस्कस किए थे। कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई प्रॉब्लम किसी गुड को? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ संदीप बोलिए। सर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट पे जो वो रिजेक्ट करते थे, वो स्टैंडर्ड वैल्यू 3 पे लेंगे या 1.96 पे, वो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू वाला सर? हाँ वो देखिए ना, मैं आपने क्या किया, जेट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर आपकी क्या होती है, 0 से 3 के बीच में आती है। आपने प्रॉब्लम में जेट कैलकुलेट किया और जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू और इसे हम कह लेते हैं -3 से 3 के बीच में आती है, तो उस केस में आप टेबल वैल्यू की हेल्प से डिसीजन बनाएंगे। तो इस केस में जैसे आपने जेट कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू -3 से +3 से -3 से ज़्यादा है या +3 से कम है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली जेट टेबल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगर आपकी नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल्ड है, यानी हम कहें भाई आपका टेस्ट क्या है, टू टेल टेस्ट है, तो इस केस में और सपोज अल्फा 5% है, तो इस केस में जेट टेबल वैल्यू ये 1.96 होगी। ठीक है, ये हमारी टेबल वैल्यू है। अब हमने क्या किया, जेट कैलकुलेट किया, तो जेट कैलकुलेट हमने देखा भाई ये -3 से 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम कोई डायरेक्ट डिसीजन नहीं बनाएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले जेट टेबल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, देन देखेंगे भाई इफ जेट कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जेट टेबुलेटेड, देन वी रिजेक्ट H0। ओके, अदरवाइज वी एक्सेप्ट इट। क्लियर? तो इसमें एक डिसीजन है कि भाई जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू इस रेंज से बाहर आ गई। ठीक है, वो चाहे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हो, चाहे रन टेस्ट हो, चाहे मान विटनी यू टेस्ट हो, जहां पर भी आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, वहां पर अगर आप जेट कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में आपको क्या करना होगा, जेट कैलकुलेट करना होगा। तो उस केस में अगर जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 3 आती है। ठीक है, जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आती है, या फिर जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन -3 आती है, तो इस केस में आपको टेबल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच सर। और कोई डाउट है किसी को? अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये जेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप हर टेस्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे आपका सिंपल पैरामेट्रिक टेस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट में भी अगर आप प्रपोर्शन के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं और आपने देखा भाई जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू -3 से कम आ गई या +3 से ज़्यादा आ गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए सारा कॉन्सेप्ट पी वैल्यू या क्रिटिकल रीजन पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने देखा था, मैंने बताया था आपको भाई क्रिटिकल रीजन क्या है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का एक सेट है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का सेट है। तो हमारे पास चांस क्या रहता है कि हमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी एनालिसिस हो रही है वो सैंपल के बेसिस पे हो रही है। ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस में हम देखते हैं भाई, ये हमारा अगर सैंपल स्पेस है, ओवरऑल सैंपल स्पेस हमारा -∞ से +∞ है। अगर हम जेड स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये हमारा सैंपल स्पेस है इस केस में, -∞ टू +∞। ठीक है, और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हमारे कुछ लेफ्ट पार्ट में होंगे और कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हमारे राइट पार्ट में होंगे। ये मैंने एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन किया होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर शू साइज की ही बात करें तो शू साइज में क्या होगा, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं भाई 99% लोगों का शू साइज क्या होगा, 6 to 8 की रेंज में होगा।
ठीक है। और जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होंगे, जैसे सू साइज है 4 का या 5 का या फिर 9 का या 10 का, तो इनके मिलने का चांस क्या होगा, सिर्फ 1% होगा। यानी 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसका सू साइज क्या हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है, या जिसका सू साइज 9 या 10 हो सकता है। और 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जिनका सू साइज क्या होगा, 6 to 8 की रेंज में होगा। ठीक है। तो ये रेंज जो है हमारी यहाँ पर, इसे हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू क्या करता है, सैंपल स्पेस को दो डिसजॉइंट पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, ये मैंने बताया था भाई, क्या इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, किस तरह का टाइप टेस्ट है, दूसरा अल्फा की वैल्यू कितनी है, और तीसरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पर जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, ये अगर हम 1.96 ले लें, तो ये -1.96 से +1.96, तो इस रेंज में ये कितना होगा, ऑलमोस्ट 95% होगा। ठीक है। जो वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशंस के मिलने का चांस होगा वो 95% होगा। क्लियर। तो अब जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मिलने का चांस हुआ, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलने का चांस 5% हुआ। तो अल्फा हमने डिफाइन कर लिया, अल्फा कितना है, 5% है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो जितना पार्ट लेफ्ट में होगा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का, उतना ही पार्ट राइट में भी होगा। तो यहाँ भी ये 2.5% होगा, और यहाँ भी 2.5% होगा। क्लियर। तो अब ये टोटल 95% है। 95% हम श्योर हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे जब नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगी, और 5% चांस हमारा ऐसा है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि नल हाइपोथेसिस क्या हो, ट्रू हो। यानी नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है, और हमें क्या मिल गया, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिल गए, है ना। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस क्या है, 5% में है। ठीक। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक बहुत बेसिक एग्जांपल में देता हूँ स्टूडेंट्स को। जैसे आपने क्या किया, सब्जी बनाई है घर पे, ठीक है, खाना बनाया, ठीक, एक कुकर, प्रेशर कुकर में आपने सब्जी बनाई है। ठीक। तो अब ये सब्जी क्या है, एक्चुअल में बहुत अच्छी बनी है। ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इसमें क्या होगा, एक पार्ट थोड़ा सा ऐसा भी है, ये हम कह सकते हैं भाई 5% इसमें ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा जला हुआ है, या जिसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इस सब्जी को चेक करना है कि यह सब्जी अच्छी बनी है या बुरी बनी है। तो आप क्या करोगे, सैंपलिंग करोगे। ठीक है। अब सैंपलिंग में क्या हो सकता है भाई, जो ऑब्जर्वेशंस आपने कलेक्ट किए वो ये 5% वाले ऑब्जर्वेशंस निकल के आ गए। तो इसके बेसिस पे आपने कह दिया भाई सब्जी बहुत बेकार बनी है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या थी, ट्रू थी। तो ये 5% जो है, ये 5% यही है, लेफ्ट टेल्ड में 2.5% और राइट टेल्ड में 2.5%। दैट मीन्स एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलने का चांस क्या है, 5% है। ठीक। तो ये इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अब ये तो था भाई, हम क्या देखेंगे, अब जेट कैलकुलेटेड देखेंगे, है ना। ये हमारा सैंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट पे हम स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने जो सैंपल स्पेस डिफाइन किया है, इस सैंपल स्पेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमारा डब्लू है, एक डब्लू बार है। और डब्लू को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल रीजन कह रहे हैं। और साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन जनरली कितना होता है, 5% होता है। ठीक है। अल्फा को हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन कहते हैं। तो अल्फा, सॉरी, डब्लू का जो साइज है वो कितना है, 5% है। यानी जो सैंपल स्पेस है, ओवरऑल सैंपल स्पेस में 95% मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है, और 5% क्रिटिकल रीजन है। क्लियर। तो अब आप क्या करते हो, जेट कैलकुलेट करते हो, तो आप देखते हो भाई ये जेट कैलकुलेटेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में बिलोंग करेगा या क्रिटिकल रीजन में बिलोंग करेगा। ठीक है। तो अब इसके साथ क्या है, जो जेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी मैंने कल डिस्कस किया था। अगर इसकी वैल्यू -3 से +3 के बीच में ले ली जाए, तो -3 से +3 के बीच में ये प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 99.73% होती है। ठीक है। -3 से +3 के बीच में जेट की प्रोबेबिलिटी मिलने का चांस कितना है, 99.73% है। जबकि हमारा क्रिटिकल रीजन का साइज कितना है, 5% है। ठीक है। तो इसका मतलब है भाई जेड अगर -3 से कम आता है या +3 से कम आता है, तो इस केस में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर -3 और 3 के बीच में रहता है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू
कैलकुलेट करेंगे। अब टेबल वैल्यू ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अल्फा इक्वल टू 5% पे टू टेल टेस्ट के लिए जेट टेबल वैल्यू 1.96 होती है। इसी तरह से राइट टेल के लिए 1.64 होती है, ठीक है, और 1% पे ये 2.58 हो जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, गुप्ता कपूर की बुक में ये दिया हुआ एक टेबल बनाई हुई है, उसमें किस अल्फा अल्फा के किस वैल्यू पे और टाइप ऑफ टेस्ट पे जेट की क्या वैल्यू है, तो ये ठीक है, ये आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी क्लियर है सबको? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसी में अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन भी हम इसे कह सकते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन में जनरली हम क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक अगर हमारा सैंपल है वो हमने किसी पॉपुलेशन से कंसिडर किया है, ठीक है, और ये सैंपल सपोज हमारा क्या है, एन यूनिट का सैंपल है, तो हम इस थीटा को एस्टिमेट कर रहे थे, थीटा कैप हम इसे कह रहे थे, और थीटा कैप जनरली क्या आ रहा था, एक पॉइंट एस्टिमेट आ रहा था, ठीक है, ये हमें एक पॉइंट वैल्यू मिल रही थी। ये हमने देखा भी था जब जैसे मेथड ऑफ मोमेंट में एक एग्जांपल हमने किया था, सैंपल ऑब्जर्वेशन हमें गिवन थे, तो वहां पर हमने जब थीटा कैप कैलकुलेट किया तो वो एक पॉइंट एस्टिमेट आया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो है पॉइंट एस्टिमेशन की। अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, तो इंटरवल एस्टिमेशन में जनरली हम कहेंगे भाई जो थीटा की वैल्यू है, पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो सकती है, T1 से T2 के बीच में हो सकती है, ठीक है, ये हम कह रहे हैं। अब ये क्या है, अनसर्टेन है ना, ये रिजल्ट क्या है यहाँ पर, अनसर्टेन है। अब ये रिजल्ट अनसर्टेन है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका चांस भी बताना होगा कि ये थीटा T1 से T2 के बीच में होने का क्या चांस है। तो मैं कह दूं भाई ये थीटा की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू T1 से T2 के बीच में मिलने का चांस कितना है, सपोज 95% है। ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 95% है। तो हम कह सकते हैं भाई थीटा इस केस में क्या करेगा, T1 और T2 इंटरवल में मिलेगा, जहां पर T2 अपर लिमिट होगी, T1 लोअर लिमिट होगी, ठीक है। और ये T1 T2 क्या होंगे, ये फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन होंगे, क्लियर। T1 और T2 फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन होंगे, तो ये इंटरवल हमारा कहलाएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्लियर। और यहाँ पे अगर लेंथ की बात की जाए, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की जाए, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी इंटरवल हमने आइडेंटिफाई किया है, ये T1 T2 हमने आइडेंटिफाई किया है, T2 यहाँ पर अपर लिमिट है, T1 लोअर लिमिट है, तो लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जिसमें हम पैरामीटर की वैल्यू एक इंटरवल में आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रोसीजर हमारा हो गया इंटरवल एस्टिमेशन। अब कैसे हम T1 और T2 की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, क्लियर। इतना तो सबको समझ में आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, ठीक है। अभी तक ये इंटरवल था T1 T2, हमने इसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दी। हमने कहा भाई हम 95% श्योर हैं, 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा थीटा क्या होगा, T1 और T2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, क्लियर। तो कैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, ये मेथड जनरली कहलाता है पाइवोटल मेथड, ठीक है। तो पाइवोटल मेथड में क्या करते हैं, हम पाइवोटल क्वांटिटी फाइंड करते हैं। अब पाइवोटल क्वांटिटी क्या होती है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो पाइवोटल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटी और स्टैटिस्टिक whose distribution does not depend upon parameters, ठीक है। अभी इसमें आगे पीछे हमने देखा था एंसिलरी स्टैटिस्टिक डिफाइन किया था, है ना।
तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक में भी हमने यही कहा था भाई, ऐसी स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इंटरवल एस्टिमेशन की हम बात करें तो एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर लेते हैं, पाइवोटल क्वांटिटी। ये पाइवोटल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी और स्टैटिस्टिक्स whose distribution does not depend upon पैरामीटर्स, यानी उसका स्टैटिस्टिक का हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें और वो क्या आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो, तो वो हमारी क्या होगी, पाइवोटल क्वांटिटी होगी। तो उस पाइवोटल क्वांटिटी के बेसिस पे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है पाइवोटल क्वांटिटी, एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमने क्या किया, एक सैंपल कंसिडर किया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो ये सपोज एन यूनिट का एक सैंपल है। क्लियर। एक स्टैटिस्टिक में डिफाइन करता हूं एक्स बार। तो ये एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कितना आएगा, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन आएगा। ठीक है। अब लेकिन हम देख रहे हैं भाई, ये एक्स बार एक स्टैटिस्टिक है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पैरामीटर यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये तो पाइवोटल क्वांटिटी नहीं हो सकती है। अब फर्दर मैं देखूं भाई, एक और स्टैटिस्टिक में डिफाइन कर लूं, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर रूट एन। ठीक। तो इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करूंगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है क्या आएगा, नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। क्लियर। तो अब हम देख रहे हैं भाई, ये जो क्वांटिटी है जेड, ये जेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फाइंड हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो ये जेड क्या हो गई, एक पाइवोट क्वांटिटी हो गई या पाइवोटल क्वांटिटी हो गई। ये समझ में आया सबके। इसी में फर्दर हम देखते हैं भाई, टी की बात करते सर, हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जेड स्टैटिस्टिक्स जो है वो, मतलब हम लोग ये तो मानते हैं ना कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर वो नॉर्मल, जो जेड स्टैटिस्टिक्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो करती है, तो उसके पैरामीटर्स तो म्यू और सिग्मा है, तो उसको तो हम लोग मानते हैं, तो फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स कैसे हुई? इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर ऐसे हुई जब आप एफ जेड डिफाइन करोगे। ठीक है। तो एफ जेड में कहीं भी म्यू और सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा। एफ जेड आप यहाँ पे निकालोगे तो ये आएगा 1/√2 पाई ए टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ कहीं भी हमने म्यू या सिग्मा को मेंशन नहीं किया है, वो अंडरस्टूड है कि म्यू की वैल्यू 0 है, सिग्मा की वैल्यू 1 है। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। क्लियर। बाकी जैसे अगर हम एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, म्यू और सिग्मा के टर्म्स में इसे लिखना होगा। ठीक है ना। अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं भाई नॉर्मल है, तो इस केस में एक्स के पीडीएफ को हम सिग्मा और म्यू की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, ए टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई, ये क्या करता है, पैरामीटर को इन्वॉल्व करता है, ये पीडीएफ पैरामीटर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। म्यू और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है। जबकि यहाँ पर म्यू और सिग्मा स्क्वायर नहीं है। क्लियर। इसी तरह से अगर हम टी की बात करें तो टी की वैल्यू है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस बाई अंडर रूट एन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, टी विद एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब इसका पीडीएफ भी हम लिखेंगे, एफ टी जब हम नोट करेंगे, तो इस एफ टी में भी कहीं भी म्यू या सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहां पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है। तो ये टी भी क्या होगा, ये भी एक पाइवोट क्वांटिटी होगी। क्लियर। इसी तरह से काई स्क्वायर हम देखें तो काई स्क्वायर हमारा क्या है, काई स्क्वायर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें या n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लें, तो ये होगा n इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो ये काई स्क्वायर n-1 डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका। ठीक है। तो इस केस में भी ये काई स्क्वायर n-1 क्या हो जाएगा, पाइवोट क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी म्यू या सिग्मा इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर। इसी तरह से एफ हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। एफ क्या होगा, एफ होगा S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एफ एम कॉमा एन होगा। तो इसमें भी कहीं म्यू या सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एफ भी क्या है, एक पाइवोट क्वांटिटी है। क्लियर। तो पाइवोटल मेथड में हम इन पाइवोट क्वांटिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इंटरवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेथड क्या कहता है, सिंपली हम क्या करेंगे, अगर हमारा हम सपोज कहें कि Q हमारा क्या है, कोई पाइवोट क्वांटिटी है, सपोज Q इज एनी पाइवोट क्वांटिटी, देन the 1 minus alpha percent confidence interval for theta will be probability of Q greater than T1 less than T2 is equal to 1 minus alpha। ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमें Q हमारा पाइवोट क्वांटिटी है, तो इस पाइवोट क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिफाइन कर लें कि ये प्रोबेबिलिटी ओवरऑल कितनी आए, 1 माइनस एल्फा आए। तो ये 1 माइनस एल्फा कहलाता है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, और ये इंटरवल T1 T2, ये इंटरवल है T1 T2, इंटरवल की लोअर लिमिट है T1, अपर लिमिट है T2। तो ये इंटरवल कहलाएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। अब अगर हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। T1 और T1 लेस देन Q, इसको हम थीटा के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। इसी तरह से Q लेस देन T2, इसे भी थीटा के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो ये इंटरवल हमें मिलेगा थीटा बिलोंग्स टू T1 कॉमा T2। तो ये इंटरवल कहलाएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें, तो जैसे हम कह सकते हैं भाई फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इन केस ऑफ large sample size। find 95% confidence interval for mu in case of large sample size when sampling is done from n mu comma सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ कंडीशंस है हमारे पास। पहली कंडीशन तो है भाई, हमें क्या करना है, म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। इसी में आगे हमें दिया है सिग्मा स्क्वायर इज नोन, और सैंपल साइज लार्ज है। ठीक है, और पॉपुलेशन नॉर्मल है। क्लियर। तो इस केस में पैरामीटर म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इतना तो क्लियर हो गया भाई, 1 माइनस एल्फा ये 95% है, एन ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर नोन है। ठीक। तो इन कंडीशन पे बेस्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले पाइवोट क्वांटिटी हम निकालें। तो इस केस में पाइवोट क्वांटिटी हम डिफाइन कर सकते हैं जेड, ये होगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई अंडरवुड एन। ठीक है। अब ये पैरामेट्रिक टेस्टिंग में हमने देखा था भाई, अगर सैंपल साइज लार्ज होता है
और सिग्मा स्क्वायर नोन है और हमें म्यू के लिए टेस्टिंग करनी है, तो उस केस में हम जेड टेस्ट यूज करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। भाई सैंपल साइज लार्ज है तो जेड हमारा क्या हो सकता है, पाइवोट क्वांटिटी हो सकती है। वहीं अगर सैंपल साइज स्मॉल होगा तो या तो हम टी को एज ए पाइवोट क्वांटिटी लेंगे या फिर काई स्क्वायर या फिर एफ। ठीक है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी जैसे हमारी सिचुएशन है म्यू के लिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, सैंपल साइज लार्ज है, तो जेड को हमने क्या कर लिया, एज ए पाइवोट क्वांटिटी डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो 95% confidence interval for mu will be simply probability of this pivotal quantity greater than z1 less than z2 is equal to 95%। क्लियर, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब ये Z1 और Z2 क्या होगा, ठीक है, तो इसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइवोटल क्वांटिटी। अब पाइवोटल क्वांटिटी यहाँ पर Z है और हमें पता है भाई इस Z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल होगा विथ मीन 0 एंड 1। तो ये Z1 Z2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हम आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपली हमने ये कर्व डिफाइन किया, ये वैल्यू 0 है, सपोज ये वैल्यू Z1 और ये वैल्यू Z2 है। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें फाइंड करना है, तो ये पूरा एरिया Z1 से Z2 तक ये हमें गिवन है कितना है, 95% होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ये हमने डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q ग्रेटर देन T1 लेस देन T2 विल बी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर स्टूड है भाई अल्फा कितना है, 5% है, क्योंकि हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आइडेंटिफाई करना है। क्लियर, तो जो 5% होगा वो यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अब ये Z1 Z2 कितना होगा। ठीक, अब देखिए इसे हम टेबल से फाइंड करेंगे। अब टेबल से फाइंड करने में देखो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितना प्रोबेबिलिटी Z1 से 0 तक होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 से Z2 होगा। ठीक, तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 टू Z2 इज इक्वल टू 0.95, लिख सकता हूँ इतना। इस प्रोबेबिलिटी को इतना लिखा जा सकता है। जी सर। सिमेट्री प्रॉपर्टी है तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ Z0 to Z2 ये आ जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4750। ठीक है, तो अब टेबल वैल्यू से हम देख लें कि किस पॉइंट पे ये प्रोबेबिलिटी है 0.4750। तो ये 1 मिनट में टेबल यहाँ पे ले आऊँ। हेलो। हाँ जी, सर। ठीक है, ये टेबल है हमारी एरिया
टेबल वैल्यूज दिख रहा है ना सबको? यस सर। आप पिंच करके उसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉब्लम है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 to z2, दिस इज इक्वल टू 0.4750। ठीक है, तो ये हमारी z की वैल्यूज हैं। इस तरह से z की वैल्यूज 2 डेसिमल पॉइंट तक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 टू सपोज 1.19, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.1 वाली रो सेलेक्ट करेंगे। तो 1.1 वाली रो ये है, और 0.09 वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, वो कॉलम ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.3830। क्लियर? इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल कर्व। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कर्व में पॉजिटिव वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, यानी ये एरिया हमें गिवन होता है इतना। ये एरिया सपोज क्या है, 0 टू z1 है, तो इस एरिया को जनरली हम कहते हैं फाई z1। ठीक है, इतना एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके z1 तक, ये प्रोबेबिलिटी एरिया जनरली क्या कहलाता है, फाई z1 कहलाता है। तो इस प्रॉब्लम पे हम आए तो ये हो गया फाई z2, फाई z2 इक्वल टू 0.4750। तो हमें आइडेंटिफाई करना है z2 ये ऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने के लिए ये, अब ये तो क्या था, इसका रिवर्स प्रॉब्लम है। ठीक, अब हमें यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है z2 और यहाँ है वैल्यू 0.4750। तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, इस टेबल में प्रोबेबिलिटी सर्च करेंगे 0.4750 कहाँ पर है। तो आप देखोगे 0.4750 ये है। ठीक है, तो किसके करस्पॉन्डिंग है, ये 1.9 वाली रो है और 0.06 वाला कॉलम है। तो 1.9 इसमें 0.06 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.96। तो इसका मतलब है भाई ये 4750 किस ऑर्डिनेट पे है वैल्यू, ये वैल्यू है 1.96 पे। तो 0 से लेके 1.96 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4750 है। समझ में आया सबके? इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हम लेके चले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 टू z2 इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, अब कर्व सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्री बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z2 इक्वल टू 1.96 है, तो z1 इक्वल टू कितना होगा, -1.96 होगा। ठीक है, तो ये -1.96 टू प्लस 1.96, ये प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.95 है। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब पाइवोट क्वांटिटी हमने डिफाइन की है, तो पाइवोट क्वांटिटी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो ये -1.96 एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन लेस देन 1.96 इक्वल टू 0.95। अब हमें किसका एस्टिमेटर चाहिए, म्यू का एस्टिमेटर चाहिए। सिग्मा स्क्वायर नोन है, एक्स बार हम सैंपल में कैलकुलेट कर सकते हैं, एन सैंपल साइज है और ये ऑर्डिनेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, देन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी अगर हम कंसिडर करें तो -1.96 लेस देन एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन, इतना होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1.96 इंटू सिग्मा अपॉन रूट एन लेस देन एक्स बार माइनस म्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे म्यू लेस देन
एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन। एक इनइक्वलिटी हमें ये मिलेगी, इसे हम इनइक्वलिटी 1 कह लेते हैं। इतना समझ में आया सबके? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट में इस इनइक्वलिटी को कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन लेस देन 1.96। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। म्यू के लिए सिंप्लीफाई करना है क्योंकि म्यू का इंटरवल एस्टिमेट हमें चाहिए, तो म्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स बार माइनस म्यू लेस देन 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन, ये इतना आया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इस म्यू को इधर ले आएंगे और इस क्वांटिटी को इधर ले आएंगे, ठीक। तो ये म्यू ग्रेटर देन एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन, ये सेकेंड इनइक्वलिटी हो जाएगी। तो दोनों इनइक्वलिटी को हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू ग्रेटर देन इज एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन एंड लेस देन एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन, दिस विल बी इक्वल टू 0.95। तो हम कह रहे हैं भाई जो म्यू का इंटरवल है, म्यू का इंटरवल लोअर लिमिट इतनी है, अपर लिमिट इतनी है, यानी म्यू की वैल्यू इस लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में मिलने का चांस कितना है, 95% है। हम 95% श्योर हैं कि जो म्यू का एस्टिमेट होगा वो क्या होगा, इस रेंज से इस रेंज में होगा। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू बिलोंग्स टू इंटरवल एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन कॉमा एक्स बार प्लस 1.96 sigma upon root n. This is our 95% confidence interval for mu in case of large sample. Clear? ये समझ में आया सबको? अब यहाँ पर अगर हम लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन, अपर लिमिट है, अपर लिमिट इतनी है, माइनस लोअर लिमिट एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स बार हमारा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1.96। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3.92 सिग्मा अपॉन रूट एन। दिस इज लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेंथ ऑफ 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इन केस ऑफ लार्ज एन। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक सबके समझ में आया? Yes, sir. तो अब देखिए, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, आपको प्रोसीजर पता चल गया कैसे करना है। तो ये वैल्यूज आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है, या ये इंटरवल चाहो तो आप याद रख सकते हो। प्रॉब्लम किस तरह की आती है, प्रॉब्लम में आपसे कह दिया जाएगा भाई द लेंथ ऑफ 95, इस तरह से प्रॉब्लम दे दी जाएगी, द लेंथ ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज इक्वल टू 4.35 या is given as 4.35 with sigma equal to 2. Find the sample size. ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें गिवन है 4.35 है, ठीक है, और 3.92 इंटू सिग्मा, सिग्मा हमें गिवन है 2
अपॉन रूट एन। तो यहाँ से एन के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सैंपल साइज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है प्रॉब्लम किस तरह की होगी। अब सेकंड केस है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन एन इज लार्ज बट सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ठीक है, अब सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो इस केस में पाइवोटल क्वांटिटी होगी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, कितनी होगी पाइवोट क्वांटिटी इस केस में, कोई बता सकता है? इस केस में अगर मैं जेड को एज ए पाइवोट क्वांटिटी कंसिडर करूं तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? ये S कंडीशन upon under E then. एस डिवाइडेड बाई रूट एन, वेयर एस स्क्वायर इज 1/n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा क्या है, n लार्ज है तो इस केस में हम सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर यहाँ पर पुट करेंगे। अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इन केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज इज स्मॉल एस स्क्वायर, दैट इज 1/n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा x बार माइनस 1.96 इंटू एस डिवाइडेड बाई रूट एन, ये लोअर लिमिट होगी, और अपर लिमिट हो जाएगी 1.96 इंटू स्मॉल एस डिवाइडेड बाई रूट एन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब थर्ड केस 95%, अब इसी तरह से अगर 99% आपसे पूछ लिया जाता है तो 99% निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा कैलकुलेशन है। अब हमने देखा Z1 टू Z2, ये इस केस में क्या है 99% है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 टू Z2 इज इक्वल टू 0.99, सो प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 टू Z2 is equal to 0.99, then phi Z2 will be 0.99 divided by 2, तो ये कितना होगा 0.4950, यही होगा 0.4950। तो ये अगर आप टेबल में देखते हो इसे तो 0.4950 ये वैल्यू है 0.4950, 49494951, इन दोनों का एवरेज हम निकालेंगे, यानी किसका 0.07 और 0.078 का एवरेज निकलेगा, तो वो वैल्यू आएगी 0.4950। ठीक है, रो हमारी यही रहेगी। रो कौन सी है, ये रो है 2.5 की, तो 2.5 प्लस एवरेज ऑफ 0.07 एंड 0.08, तो ये कितना आएगा 0.075, तो ये हो जाएगा 0.075, तो ये वैल्यू होगी 2.575। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसे हम लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.58। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी माइनस 2.58 टू जेड प्लस 2.58 इक्वल टू 0.99। तो इस केस में अगर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए अगर फर्स्ट केस हमारा ये है तो 1.96 की जगह पे 2.58 हम पुट कर देंगे। इसी तरह से सेकंड केस में भी 1.96 की जगह पे 2.58 हम पुट कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबके?
अब नेक्स्ट है सर टेबल वैल्यू एक बार फिर से देखने बता दीजिए। टेबल वैल्यू। देखिए ये हमने किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइज बिटवीन Z1 टू Z2। ठीक है, ये कितना है अभी हमें गिवन है, दिस इज 99%, दैट इज 0.99। ठीक, तो अब हमें ये पता है भाई, जितना वैल्यू Z1 से 0 तक होगा इतना ही वैल्यू 0 से Z2 तक होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 टू Z2, लिख सकता हूँ इतना। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, Z1 से लेके 0 तक और 0 से लेके Z2 तक, ये वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो अब जो टेबल है, टेबल में हमें 0 से लेके ये Z तक की, यहाँ पे लिखा भी है Z1 या Z जो भी है, इस यहाँ तक की वैल्यू गिवन होती है, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 0 से Z1 तक की वैल्यू हमें टेबल में गिवन होती है। अब ये Z1 वेरी करता है, ये Z1 ये वैल्यूज हैं, Z1 यहाँ पर ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल की 2 पॉइंट्स तक हमें वैल्यूज गिवन है। तो जैसे मैंने बताया, अगर हमें 1.19 0 से लेके 1.19 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1.1 वाली रो हम सेलेक्ट करेंगे और 0.09 वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इस केस में इतनी होगी। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर रिवर्स है। ठीक है, क्या रिवर्स है, हमें गिवन है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू Z2, दिस इज इक्वल टू 0.4950। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वैल्यू गिवन है, हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऑर्डिनेट कितना होगा। तो हम सिंपली टेबल में देखेंगे ये प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक, तो ये सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, किस पॉइंट पे है। तो इसे हम देखें, तो हमने देखा भाई 0.4950, 0.4950 तो नहीं है, 0.4949 है और 0.4951 है। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 0.4950। ठीक, लेकिन हमारे पास वैल्यूज हैं, हमारे पास जो टेबल से वैल्यूज आ रही हैं वो 2 पॉइंट पे आ रही हैं, 0.4949 एंड 0.4951। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एवरेज अगर हम ले लें, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, ये 0.4950 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो वैल्यूज का एवरेज ले रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनके कॉलम्स का जो कॉलम वैल्यूज हैं, कॉलम ऑर्डिनेट हैं, ये दो वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर रो हमारा क्या है, रो हमारा फिक्स है, रो हमारी 2.5 वाली ही रो है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन कहाँ हो रहा है, कॉलम्स में हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा भाई, हम इन दो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का एवरेज निकाल के हमें जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दो ऑर्डिनेट का एवरेज निकाल लेंगे। अब पहला ऑर्डिनेट है 0.07 और दूसरा ऑर्डिनेट है 0.08। तो इन दोनों का एवरेज निकाला तो ये आया 0.075। ठीक, तो अब जो फाइनल वैल्यू होगी, ये फाइनल वैल्यू होगी 2.5, 2.5 वाली रो और कॉलम का एवरेज, कॉलम का एवरेज है 0.075, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.575। तो अप्रोक्सीमेटली ये बुक में लिखा रहता है 2.58। क्लियर है। यस सर। तो ये तो था लार्ज सैंपल प्रॉब्लम। अब स्मॉल सैंपल प्रॉब्लम में जैसे ही हमारा क्या होगा, n स्मॉल होगा, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, n अगर स्मॉल है और सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो उस केस में भी जो पाइवोटल क्वांटिटी होगी वो z ही होगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या आ सकता है, क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन हो सकती है, n इज स्मॉल बट population variance is given, that means population variance is known। तो उस केस में भी क्या करना है,
जेड ही यूज करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, एन स्मॉल है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो इस केस में जो पाइवोटल क्वांटिटी हम लेंगे ये होगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर कैपिटल एस बाई रूट एन। अब स्मॉल सैंपल में सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर कैपिटल एस स्क्वायर होता है। स्मॉल सैंपल के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर कैपिटल एस स्क्वायर होगा, तो एस कैपिटल एस स्क्वायर है स्मॉल सैंपल वेरिएंस। ठीक है, जबकि स्मॉल एस स्क्वायर था लार्ज सैंपल वेरिएंस। क्लियर। तो इस केस में ये पाइवोटल क्वांटिटी है। अब इस पाइवोटल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट जीरो होता है, इसका मीन मीडियन मोड जीरो होगा। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड जीरो होता है, तो ये सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं भाई कोई दो पॉइंट यहाँ पर ले लें। ठीक है, ये हमारा T1, ये T2, तो T1 से T2 ये प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछी जाए 95% है, अगर थियोरेटिकली हम देखें तो थियोरेटिकली ये 1 माइनस एल्फा होगा। ठीक है, और ये रीजन हमारा अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया T1 से 0 तक होगा उतना ही 0 से T2 होगा। क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एल्फा है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ, T ग्रेटर देन T1 लेस देन T2 इक्वल टू 1 माइनस एल्फा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, म्यू के लिए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके 1 माइनस एल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इसे। अब T1 T2 क्या होगा, यहाँ पर T1 मैंने बताया था, ये T1 से 0 तक एरिया सेम है, 0 से T2 सेम है, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे हम टेबल से निकाल सकते हैं। अब ये टेबल से निकालने के लिए हमें n चाहिए और अल्फा चाहिए, तो ये टेबल में हम देखेंगे तो ये Tn-1 कॉमा अल्फा बाई टू होगा, और ये T2 Tn-1 कॉमा अल्फा बाई टू होगा। अब ये T2 प्लस के साथ होगा, T1 माइनस के साथ होगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी माइनस Tn1 कॉमा अल्फा बाई टू से लेके प्लस Tn-1 कॉमा अल्फा बाई टू तक रहेगा, और ये रहेगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, अब देखना ये पाइवोट क्वांटिटी हम यहाँ पे टी यूज कर रहे हैं, तो टी सिर्फ म्यू का इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करने के लिए ही यूज होगा। ठीक है, वेरिएंस का इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करना है तो उसके लिए हम काई स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर लें, तो ये माइनस Tn-1 कॉमा अल्फा बाई टू, टी की वैल्यू है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन, ये इस तरह से होगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा। ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एल्फा है, तो 1 माइनस एल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू विल बी, हम क्या करेंगे, इन इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे म्यू के टर्म्स में, तो ये हमें मिलेगा म्यू ग्रेटर देन एक्स बार माइनस Tn-1 कॉमा अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा, सॉरी इंटू कैपिटल एस डिवाइडेड बाई रूट एन लेस देन एक्स बार प्लस Tn-1 कॉमा अल्फा बाई टू इंटू एस बाई रूट एन। तो इस केस में ये 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा म्यू के लिए इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल एंड व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। क्लियर। अब अगर अल्फा हमने 5% लिया है तो हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस Tn-1 कॉमा 0.025। ठीक है, 5% को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.025 आएगा।
ठीक, इंटू एस बाई अंडर रूट एन, और अपर लिमिट होगी एक्स बार प्लस टी एन माइनस वन कॉमा 0.025 एस डिवाइडेड बाई रूट एन, दिस इज इक्वल टू 95%। तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, टी की टेबल वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें एन गिवन है। सपोज एन क्या होगा, एन ओबियस है यहाँ पे, एन हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 30 होगा। तो अब सपोज एन हमें गिवन है 15 या सपोज 12 ले लें, और सिग्मा स्क्वायर हमें अननोन होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, ये टी एन माइनस वन कॉमा एल्फा बाई टू की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये टी एन माइनस वन यहाँ पे 11 हो जाएगा, और अल्फा अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.025। तो ये वैल्यू हम टेबल से निकाल सकते हैं। तो इसकी टेबल भी मैं देखूँ जरा ऑनलाइन। तो ये टेबल है, इसमें तो ऑलरेडी हमें गिवन है। मैं और वैल्यू देखूं, हाँ ठीक है। तो कितना था हमारा एन, हाँ एन है 11, ठीक, और अल्फा है हमारा 0.025। तो हमने देखा था ये क्या होगा इस केस में। 2.201 हो जाएगी सर टेबल वैल्यू। हाँ, ये देखो टू टेल्ड है ना, यहाँ पर हम टू टेल कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप टू टेल अल्फा देखोगे, ठीक है, टू टेल अल्फा ये 5% देखोगे, और वन टेल पे कितना मिलेगा हमें, 0.025। वन टेल पे अगर हम देखेंगे तो वन टेल पे कितना है, ये 0.025 है। यानी ये जो वैल्यू होगी ये होगी माइनस टी एन माइनस वन कॉमा 0.025, ये वन टेल पे है। ठीक है, ये लेफ्ट टेल पे इतना वैल्यू है, और राइट टेल पे प्लस टी एन माइनस वन कॉमा 0.025 है। तो वन टेल पे अगर आप देखेंगे तो 0.025 देखेंगे, टू टेल पे देखेंगे तो 5% देखेंगे। क्लियर। अब 11 हम देखेंगे, यानी हमारी कॉलम सेलेक्ट हो गई, ये कॉलम है। रो के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे 11। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 11। तो 11 वाली रो हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये इंटरसेक्शन वैल्यू हमें मिलेगी 2.201। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.201। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा एक्स बार, लोअर लिमिट होगी इसकी -2.201 एस बाई रूट एन, दैट इज √12, और अपर लिमिट होगी एक्स बार प्लस 2.201 इंटू एस डिवाइडेड बाई √12। तो ये हो जाएगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड वेरिएंस इज अननोन। समझ में आया सबके। तो इस तरह से आप पाइवोट क्वांटिटी की हेल्प से क्रिटिकल रीजन फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, कर लेंगे अब। यस सर। अब थर्ड केस है, सिग्मा स्क्वायर के लिए हमें निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर को निकालने के लिए हम काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। जैसे अगर 95% जनरल वे में बात करें तो 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, ये शायद अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये ARS नेट में हो सकता है पूछा गया हो पीछे। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है सिग्मा स्क्वायर के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, या 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। सो 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो इस केस में हम काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं काई स्क्वायर विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to ns square upon sigma square which follows chi square with n-1 degrees of freedom। इसमें देखो दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, when mu is unknown। तो म्यू अननोन होगा तो वहां पर हम म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर x बार कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं भाई, जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर n, इसको हमने डिफाइन किया था, ये था xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक है, अब केस है म्यू इज अननोन। ठीक, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितनी है, n है। नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी शायद आपको बताया होगा, आप रूम में बैठे हैं तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, आप 3 डायमेंशन के अलोंग मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दी, हमने कहा भाई आप छत में नहीं जा सकते हैं, तो एक रेस्ट्रिक्शन लग गई तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह से एक और रेस्ट्रिक्शन हम अप्लाई कर देंगे तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, तो इस केस में हमने क्या किया, ये इस केस में नंबर ऑफ अननोन्स 3 हैं, रेस्ट्रिक्शन 0 हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। लेकिन जैसे ही हम जेड को एस्टिमेट कर लेंगे, जेड को एस्टिमेट कर लिया, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू सपोज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जेड को एस्टिमेट करने के बाद ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। म्यू अननोन है, म्यू को विद द हेल्प ऑफ x वैल्यूज हमने एस्टिमेट किया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेसन i 1 to n xi माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो काई स्क्वायर n-1 इक्वल टू, अब ये समेसन, तो ये सिग्मा स्क्वायर तो समेसन से बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर रहा समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, और समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये काई स्क्वायर n-1 होगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वायर है। तो इसका मतलब है काई स्क्वायर n-1 क्या है, एक पाइवोट क्वांटिटी है। तो हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर n-1 ग्रेटर देन t1 लेस देन t2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इतना होगा। तो ये तो हमें पता है भाई, काई स्क्वायर n-1 की वैल्यू इतनी है। अब ये t1 t2 क्या होगा। ठीक, तो इसे निकालने के लिए हम ये प्रोबेबिलिटी कर्व का यूज़ करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी कर्व हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है 0 टू इन्फानाइट, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट होंगे, ये मैं t1 कह रहा हूँ, इसे t2 कह रहा हूँ। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं होगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये हमने देखा था भाई, ये अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट होएगा, तो ये तो होगा काई स्क्वायर n-1 कॉमा अल्फा बाई 2। अब बचा एरिया कितना, ये टोटल मैंने बताया था ये कितना है, 1 माइनस अल्फा है, t1 से t2 तक 1 माइनस अल्फा है। ये हमारा कितना है, सपोज ये अल्फा बाई 2 है। तो अब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, तो अगर ये सिमेट्रिक होता तो मैं इसे भी अल्फा बाई 2 कह देता।
ठीक है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट कितना है, ये पार्ट 1 - अल्फा/2 है। तो ये T1 की वैल्यू हो जाएगी chi² n-1, 1 - अल्फा/2। ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ chi² n-1, 1 - अल्फा/2, chi² n-1, chi² n-1, अल्फा/2। तो ये कितना होगा, 1 - अल्फा होएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/1 इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल वैल्यू है। ठीक है, इसे मैं सिंपली यहाँ पर chi² टेबलेटेड कह देता हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ chi² टेबलेटेड लेस देन chi² लेस देन chi² टेबलेटेड। ठीक है, तो पहले मैं इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेता हूँ। इसे मैं कुछ कह लेता हूँ टेबुलेटेड 2 कह लेता हूँ, इसे टेबुलेटेड 1 कह लेता हूँ। ठीक, तो पहले इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करूंगा, देखूंगा क्या रिजल्ट आता है। तो chi² T1 लेस देन chi² इज ns² सिग्मा स्क्वायर। तो मुझे सिग्मा स्क्वायर के लिए लिमिट चाहिए, तो सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये सिग्मा² लेस देन n×s² chi² T1 आ जाएगा। आएगा इतना। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इनइक्वलिटी लूंगा, chi² लेस देन chi² T2। तो यहाँ पर ns² लेस देन chi² T2। दिस implies that sigma² is greater than n×s² chi² T2। तो फाइनली मुझे मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन n×s² chi² n-1, T2। T2 is अल्फा/2। ठीक है, एंड लेस देन n×s² chi² n-1, 1 - अल्फा/2। तो ये आ जाएगा 1 - अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा²। ठीक है, ये लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगी। क्लियर। तो अगर आपको n गिवन है, s² गिवन है और अल्फा गिवन है, तो आप ये वैल्यू टेबल से निकाल सकते हो, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकली सिग्मा² की रेंज बता सकते हो। क्लियर, इतना समझ में आया सबके। यस सर। अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स तो थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था भाई हम क्या कर सकते हैं, पाइवोट क्वांटिटी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लेकिन और डिस्ट्रीब्यूशंस में कैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो क्या मेथड होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मेथड में कुछ रिजल्ट्स हमने पहले डेवलप किए थे। ठीक है, तो अब सपोज क्या है, जो सैंपल हमने लिया है वो किसी नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया है। ठीक है, अब पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल नहीं है, तो इस केस में कैसे हम पाइवोटल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन होगा जॉइंट PDF ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, देन हम लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे और इसका पैरामीटर के टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करेंगे। डेल बाय डेल थीटा लॉग एल हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसे पैरामीटर के टर्म्स में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस होगा। तो फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट करें, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ
डेल बाई डेल थीटा लॉग एल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है, 0 होता है। ये हमने देखा था क्रैमर राव इनइक्वालिटी में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल ये 0 होगा। ठीक है, अब लेकिन ये कंडीशन होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या था, कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस थी। ठीक है, तो अंडर रेगुलेटरी कंडीशंस वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू 0। क्लियर। इसी तरह से हम इस डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल का वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेरिएंस कितना होगा, ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर। यही होता है। अगर रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स यहाँ पर डेल बाई डेल थीटा लॉग एल है, तो ये वेरिएंस ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इतना हो जाएगा, और ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 0। तो वेरिएंस ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर, इसे आप आई थीटा भी कहते हैं। ठीक है, और इसका अल्टरनेट फॉर्मूला ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल 2 टाइम्स। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, डेल बाई डेल थीटा लॉग एल का मीन कैलकुलेट कर लिया, डेल बाई डेल थीटा लॉग एल का वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी नॉन नॉर्मल है, तो इसके बेसिस पे मैं फर्दर जेड डिफाइन कर सकता हूँ। अब जेड डिफाइन करना मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो जेड क्या होगा यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल दैट इज डेल बाई डेल थीटा लॉग एल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल। ठीक है, तो ये z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इज 0, तो ये मिलेगा हमें सिर्फ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आई थीटा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल होगा विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। क्लियर। तो ये एक पाइवोटल क्वांटिटी है, तो हम सिंपली क्या करें, अब जो 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा फॉर थीटा कैन बी obtained by solving probability of z z1 to z2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर z की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। क्लियर है सबको। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है सबके ये कैसे आया। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे आया ये। चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा in case of exponential population with PDF fx theta equal to theta into e to the power minus theta x, x greater than or equal to 0। ठीक है,
तो क्या करेंगे, हमें पता है भाई हमारी जो पाइवोट क्वांटिटी है ये है जेड डेल बाय डेल थीटा लॉग एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन बना लें। तो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा थीटा टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू समेसन एक्स, यही आएगा। देन हम लॉग लाइक्लीहुड ले लें। तो लॉग लाइक्लीहुड लेने पे ये एन लॉग थीटा माइनस थीटा इंटू समेसन एक्स लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ से एन लॉग थीटा माइनस थीटा इंटू समेसन एक्स, ये इतना आ गया। अब थीटा के लिए हमने देखना है इंटरवल, तो थीटा के टर्म्स में ही इस लॉग लाइक्लीहुड को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये एन अपॉन थीटा माइनस समेसन एक्स हमें मिलेगा। ठीक है, लॉग थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन 1/थीटा, तो ये एन अपॉन थीटा, और थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये समेसन एक्स। तो ये हो गया एन अपॉन थीटा माइनस एन इंटू एक्स बार। तो यहाँ से एन में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा माइनस एक्स बार। दिस इज डेल बाय डेल थीटा लॉग एल। क्लियर। अब इसके बाद हमें आई थीटा कैलकुलेट करना है। तो आई थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैं सेकेंड फार्मूला अप्लाई करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल 2 टाइम्स। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लॉग एल को थीटा के टर्म्स में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, ये वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव है लॉग एल का थीटा के टर्म्स में। तो इसी का डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। तो 1 अपॉन थीटा का थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो ये डिफ्रेंशिएशन माइनस एन अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस एक्स समेसन एक्स है, समेसन एक्स थीटा के इंडिपेंडेंट है यानी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये मिलेगा माइनस एन अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन निकालूंगा मैं, एक्सपेक्टेशन माइनस डेल बाई डेल थीटा स्क्वायर ऑफ लॉग एल, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये n और थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा पैरामीटर है कांस्टेंट होगा, n सैंपल साइज है कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होती है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n अपॉन थीटा स्क्वायर आ जाएगी, और ये हमारा क्या होगा इस केस में आई थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम z डिफाइन कर सकते हैं। z है डेल बाई डेल थीटा लॉग एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आई थीटा। तो डेल बाई डेल थीटा लॉग एल ये हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया है n इंटू 1 अपॉन थीटा माइनस एक्स बार अपॉन रूट आई थीटा इज n अपॉन थीटा स्क्वायर। तो इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये n माइनस 1 माइनस थीटा इंटू एक्स बार अपॉन थीटा इंटू थीटा अपॉन रूट एन। ये n अपॉन थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आया, थीटा हो गया, तो ये रूट एन अपॉन थीटा, तो ये थीटा अपॉन रूट एन इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा और थीटा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, और रूट एन से एन हमारा बैलेंस होगा रूट एन टाइम्स। ठीक, तो फाइनली हमें जेड मिला, कितना मिला, रूट एन इंटू 1 माइनस थीटा इंटू एक्स बार। ठीक, हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और थीटा will be probability of z greater than minus 1.96 to plus 1.96 इक्वल टू 0.95। ये हमने देखा था भाई अल्फा 5% है, तो उस केस में जेड की लोअर लिमिट -1.96 होगी, अपर लिमिट 1.96 हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर ली। अब जेड की वैल्यू हम पुट कर दें
तो जेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी है, √n 1 माइनस थीटा इंटू एक्स बार लेस देन 1.96 इक्वल टू 0.95। तो एक बार इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लें। 1 माइनस 96 लेस देन √n 1 माइनस थीटा इंटू एक्स बार, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस थीटा इंटू एक्स बार ग्रेटर देन -1.96 अपॉन √n, और माइनस थीटा इंटू एक्स बार ग्रेटर देन माइनस 1.96 अपॉन √n -1 होगा इतना। थीटा को हमें आइसोलेट करना है इनइक्वलिटी में, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इनइक्वलिटी को, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा थीटा एक्स बार, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बताया था, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी इनइक्वलिटी को, तो माइनस थीटा एक्स बार ये प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1.96 अपॉन √n, हुआ इतना। तो यहाँ से थीटा लेस देन 1 प्लस 1.96 अपॉन √n इंटू 1 अपॉन एक्स बार, तो ये थीटा की अपर लिमिट आ गई। इसी तरह से थीटा की लोअर लिमिट निकालेंगे, तो थीटा की लोअर लिमिट आ जाएगी 1 माइनस 1.96 अपॉन √n इंटू 1 अपॉन एक्स बार, ठीक है। तो थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा ग्रेटर देन 1 माइनस 1.96 अपॉन √n इंटू 1 अपॉन एक्स बार, एंड अपर लिमिट आ जाएगी 1 प्लस 1.96 अपॉन √n इंटू 1 अपॉन एक्स बार, एंड दिस इज इक्वल टू 0.95। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, ठीक है। दिस इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन। तो समझ में आ गया कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, क्यों। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट?